कैन फॉस्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म pH5। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखो 15 एटॉमिक नंबर है, नियॉन 10, 3s2 3p3, ये होता है। क्या वो pH5 बना सकता है? ये क्वेश्चन है। आपने PCl5 तो सुना हुआ है ना, है ना? pH5 नहीं सुना होगा क्योंकि pH5 नहीं बनता। अब क्वेश्चन है pH5, अच्छा वो तो ये बोल रहा है कि क्या वो बना सकता है या नहीं, क्वेश्चन तो ये है, आंसर इज नो, नहीं बना सकता। लेकिन फिर PCl5 तो होता है, तो pH5 को क्या दिक्कत हो गई? तो देखते हैं। देखो पहली बात, pH5 डज नॉट एग्जिस्ट, pH5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? H इज नॉट सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कॉज d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन इन P। ये क्या बात होगी, देखते हैं। PCl5 की एग्जांपल लेके समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट 3s2 3p3, ग्राउंड स्टेट में ऐसा ही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, ऐसे से D में चला, फिर क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P, ये sp3d हाइब्रिड हो जाएंगे। देखो ये सारे मिलके क्या बना देंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मैं यहाँ बनाता हूँ एक स्टेप, 1 2 3 4 5, बाकी खाली रहेगा 3d, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ये जो पांचों इलेक्ट्रॉन थे ये मिलके क्या बन गए? ये sp3d ऑर्बिटल बन गए फास्फोरस के, ठीक है ना? अब क्लोरीन का एक एक ऑर्बिटल, क्लोरीन के 5 क्लोरीन है ना, क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, तो क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आई बात है? एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था sp3d ऑर्बिटल में, तो ये sp3d हाइब्रिडेशन हो गई और ये बॉन्ड बन गया। अब क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल कंपेरेबल होना चाहिए। एक है 3s, एक है 3p, एक है 3d, ठीक है ना? 3p और 3d में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है एनर्जी का। समझ में आई बात? तो ये लार्ज एनर्जी का गैप क्लोरीन कम कर देता है। क्यों? क्लोरीन देखो, P Cl 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 Cl, 5 है ना। अब क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खुद पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और फॉस्फोरस क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 5 क्लोरीन उससे खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर फास्फोरस पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, न्यूक्लियस की तरफ। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये न्यूक्लियस की तरफ खींच जाएंगे, सारे के सारे, सारे के सारे कहाँ खींच जाएंगे? न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाने से पास आ जाएंगे सारे। अगर ये सारे पास आ गए, इनका एनर्जी लेवल कंपेरेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो गई। पास पास आके एनर्जी लेवल कंपेरेबल हो गया। अगर एनर्जी लेवल कंपेरेबल हो गया तो फिर हाइब्रिडेशन हो सकती है और हो जाएगी। इसलिए PCl5 एग्जिस्ट करता है sp3d हाइब्रिडेशन के बाद। हाइड्रोजन ये काम नहीं कर पाता। अब हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं कि फास्फोरस के ऊपर इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करवा सके, तो उतना नहीं करवा पाएगा, तो ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे सारे, तो एनर्जी लेवल बहुत गैप होगा इनमें, तो फिर ये हाइब्रिडेशन शो नहीं करेंगे। इसलिए pH5 एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आई बात है? देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ढंग से पढ़े तो यही है ना, H is not sufficiently electronegative to cause d orbital contraction in P, because no d orbital contraction in sp3 hybridization in pH5 does not occur। क्योंकि d orbital contraction नहीं होती है ना, यहाँ कॉमा डाल लो, because of no d orbital contraction comma sp3d hybridization in pH5 does not exist, hence pH5 does not exist। ठीक है ना? d orbital contraction for hybridization is explained by example of PCl5। PCl5 के एग्जांपल से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन इसको किया हुआ है। PCl5 में फास्फोरस की हाइब्रिडेशन sp3d है,
sp3d हाइब्रिडेशन होने के लिए d ऑर्बिटल को मिक्स अप होना पड़ेगा s और p ऑर्बिटल के लिए। d ऑर्बिटल इन जनरल आर टू लार्ज एंड टू हाई इन एनर्जी, वो बहुत बड़े होते हैं और एनर्जी बहुत हाई होती है s और p के साथ मिक्स करने के लिए। पर PCl5 में क्योंकि p हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे क्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन फॉस्फोरस, d ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल क्लोज हो जाती है s और p ऑर्बिटल की एनर्जी के, और sp3 हाइब्रिडेशन हो जाती है। Thus, this d orbital contraction is not caused by hydrogen, as H is not sufficiently electronegative. इसलिए PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Do you expect different products in solution when aluminium 3 chloride and potassium chloride treated separately? किसको किसको ट्रीट करना है? एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड मतलब AlCl3 और पोटाशियम क्लोराइड मतलब KCl। इनको किसके साथ ट्रीट करना है? एक तो नॉर्मल वाटर के साथ, न्यूट्रल वाटर सिर्फ H2O, एसिडिफाइड वाटर थोड़ा बहुत एसिड हो उसमें, एल्कलाइन वाटर, इनके साथ उसको ट्रीट करना है। ठीक है ना? 6 रिएक्शन पूछी है उसने, इसकी पूछी है 3, इसकी पूछी है 3। राइट इक्वेशंस वेयर एवर नेसेसरी। देखो पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड बनता कैसे है? देखो KOH और HCl की रिएक्शन कर दो, क्या बन जाएगा? KCl और वाटर। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो KCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पोटाशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस KOH। Salts of strong acid and strong base do not hydrolyze। जो सॉल्ट होते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। इसका मतलब समझो क्या है? जब आपने KCl को पानी में डाला तो क्या बन गया? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया ना। अब ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब होता है कि हाइड्रोलाइज नहीं करते। और ऐसा कौन करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं। ओके, क्यों नहीं करते पानी के साथ रिएक्ट? देखो HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये कैसे टूटेगा? H प्लस और तो Cl माइनस थोड़ी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, बैठा रहेगा वो। ये बात समझ में आई? तो मैं आगे वीक वाला जो करता है रिएक्ट उसकी एग्जांपल लेके समझाऊंगा कैसे है ये। पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, मतलब उनके एनायंस या कैटायंस पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो KCl इज डिसोसिएटेड इनटू K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इन नॉर्मल वाटर, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। पानी एसिडिक हो, बेसिक हो, चाहे नॉर्मल हो। KCl तो बस K पॉजिटिव और Cl माइनस में टूटेगा। ये बात तो खत्म कर दी, KCl की तो खत्म कर दी। ठीक है ना? अब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के एग्जांपल से समझते हैं क्या है। देखो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड किसका सॉल्ट है? HCl का। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐसे बनता है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 HCl AlCl3 प्लस 3 वाटर, ऐसे ही बनता है ये है वीक बेस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सच सॉल्ट्स अंडरगो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो देखो वीक बेस से क्या आया? जब आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डाला तो किस किस में टूटेगा? एल्यूमिनियम 3 प्लस और या एल्यूमिनियम 3 प्लस और क्लोराइड आयन में। इसमें से वीक बेस से उसका कौन सा पार्ट आया है? एल्यूमिनियम 3 प्लस। स्ट्रॉन्ग एसिड से आया क्लोराइड, क्लोराइड तो कुछ नहीं करेगा, इसका होगा हाइड्रोलिसिस। एल्यूमिनियम 3 प्लस हाइड्रोलिसिस करेगा, मतलब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए बोला कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायन का उसका हाइड्रोलिसिस होगा। कैसे होगा देखो, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, H प्लस को कर देगा बाहर, एसिडिक हो जाएगा सोल्यूशन थोड़ा सा। समझ में आई बात है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये एक वीक बेस है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। तो अगर वो वीक बेस है तो वो टूटता नहीं है आसानी से।
दिस वांट्स टू रिमेन अनडिसोसिएटेड, मतलब दिस इज स्टेबल। समझ में आई बात? वीक बेस कौन सा होता है? जो टूटता नहीं है। टूटता नहीं मतलब वो स्टेबल है। तो जो स्टेबल होता है वही तो बनता है रिएक्शन में। ये बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जैसे ये केस, ये इसके साथ नहीं होना। अगर आप बोलोगे के प्लस पोटाशियम ले लो और वाटर करके के ओ एच और एच प्लस कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। ये वाला कैटायन हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। क्यों? के ओ एच स्ट्रॉन्ग बेस है। के ओ एच ऐसे के ओ एच की तरह नहीं बैठेगा पानी में, वो टूट के के पॉजिटिव और एच नेगेटिव में रहेगा। पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टूट के एल्यूमिनियम 3+ और ओ एच नेगेटिव बनाने की उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, वो शांति से बैठा रहता है। ये बात समझ में आई? इसलिए एल्यूमिनियम 3+ पानी के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज दिस इज स्टेबल, दिस इज वीक बेस। ओके, तो इसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये बन जाएगा। ओके, अब नेट रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दो। ओवरऑल रिएक्शन ये कट गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, 3 मॉलिक्यूल वाटर के गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3H+ और HCl। ठीक है, ये तो न्यूट्रल वाटर में हो गया। फिर क्या, अगर आप इसको एल्कली रखोगे, एल्कलाइन कर दोगे सॉल्यूशन को, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है और बना देता है AlOH4-। देखो AlCl3 + 3 वाटर गिव्स ये। अब हम मान लो आपने इसी में आपने बेस डाल दिया, OH- डाल दिया, तो OH- के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा? एक तो H+ करेगा रिएक्ट, 3OH- + 3H+ गिव्स 3 वाटर। दूसरा ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा। ओके, इस रिएक्शन में दोनों जोड़ दो, ये दोनों रिएक्शन तो नेट रिएक्शन ही आ जाएगी। समझ में आ गई बात है? रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसको मत रटते फिरना। क्लियर है? एसिडिफाइड सोल्यूशन में क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशंस फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। अगर सोल्यूशन एसिडिक हो ना, तो एल्यूमिनियम इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ऐसे Al, 6 वाटर मॉलिक्यूल उसको घेरेंगे ऐसे, ऑक्टाहेड्रल। ऐसे। ओके।